मतलब का हुई आह्वान कहा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। नई बहस इसलिए क्योंकि सत्ता के परिवर्तन के बाद राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा के दो बयान सामने आए, जिसमें पहला बयान ये कि हम नक्सलियों से वार्ता करने के लिए तैयार है, सरकार तैयार है, नक्सली चाहे तो सामने आके बात ना करे, वीडियो कॉलिंग पे भी बातचीत की जा सकती है, संवाद का एक मार्ग तैयार करने की कोशिश की गई। आज गृह मंत्री सिलगेर जाते हैं और सिलगेर से आने के बाद वो कहते हैं कि या तो चर्चा होगा या फिर सीधा निर्णय किया जाएगा। मतलब साफ है कि सरकार अब नक्सलवाद के खात्मे के लिए आर पार की स्थिति में आती हुई नजर आ रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए जिम्मेदारों का वह बयान जो आज दिन भर चर्चाओं का विषय बना रहा। स्पष्ट मानना है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के आगमन के बाद ये बातें बिल्कुल और स्पष्ट हैं कि विकास की गंगा शहरों तक सीमित न हो, गांव में जंगलों तक पहुंचे। दूर सुदूर दक्षिण बस्तर में रहने वाले नौजवान भी अपने जीवन में उतना ही उत्साह, उतने ही अवसरों का अनुभव कर सकें जितना रायपुर का लड़का करता है। बात करने की कोई ठोस कार्यक्रम बनाए, वो कार्यक्रम बना के तो बातचीत करे। वो तो टेलीफोन से बात करने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक के ये गृह मंत्री जी का ये दूसरी बार बयान आया है, लेकिन नक्सलियों की तरफ से कोई पहल तो हुआ नहीं। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है? मतलब गृह मंत्री की बात को वो गंभीरता से ले नहीं रहे। ले लेते तो दूसरी तीसरी बार बयान है। अभी तक के तो प्रपोजल आ जाना चाहिए था। बिना चर्चा के निर्णय कैसे होगा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इस नासूर बन चुके दंश का खात्मा का तरीका क्या है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन ये समस्या अभी तक कमोबेश जो कहा जा सकता है जस की तस बनी रही। आज तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े। पहले उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से नवीन मार्कंडे हैं, आप अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक रह चुके वरिष्ठ नेता है। नवीन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से पीसीसी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला है, किसान नेता है, वरिष्ठ नेता है। चंद्रशेखर जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद ही करीब से जानते समझते शशांक जी, आपका स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, 2003 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही। नक्सलवाद को लेकर आरोप लगाया गया कि 2 जिलों से लेकर आप 14 जिलों तक नक्सलवाद को फैलाने में आपकी सरकार की उपयोगिता रही। मतलब आपके कार्यकाल में इनका विस्तार हुआ नक्सलवाद का। अब आप खात्मे की बात कह रहे हैं। सरकार एक बार फिर से 2023 में आपकी बनी है और अब आप कहते हैं कि आर पार की जो लड़ाई है वो बनती हुई नजर आ रही है। जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, मैं पहली बात ये कहूंगा कि हमारी सरकार में अलग अलग जिलों में, ज्यादा जिलों में, 2 से ज्यादा जिले में बढ़ा है, ये मैं नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि जिस समय नक्सलवाद खड़ा हुआ उस समय तो बस्तर भी एक ही जिला था। फिर बाद में जिला डिवाइड होते गया, तो उस तरह से अगर देखेंगे तो बस्तर आज 7 जिलों में बटा हुआ है। तो एक तरह से वो जिलों में डिवाइड हुआ है, वो एरिया नहीं बढ़ा है। दूसरा तरफ एक है कि हम जब 15 वर्ष की जब सरकार चलाए उस समय हमने निर्णय लिया कि नक्सलियों के साथ लड़ना है और उनसे हमने उनसे कहा भी कि भाई या तो आप सरेंडर हो जाइए और सरेंडर होकर बातचीत की दरवाजा जो है खुला हुआ है, आप हथियार डालिए। लेकिन उनने हथियार डालने से मना किए, तो अटैकिंग मुद्रा में आकर हम लोगों ने निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी की और लड़े भी। 15 साल में हमने बहुत सारा जगह को हमने उसको मुक्त भी कराए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए हैं। सरगुजा बेल्ट भी उसमें पूरा मुक्त हुआ है। और आज के डेट में भी अगर मैं कहूंगा तो मैं स्वयं अभी सुकमा और बीजापुर इस तरफ के दौरा किया हूं, तो एक बॉर्डर में जो अदर स्टेट है और उस बॉर्डर में सिमट के रह गया है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का उस समय की जो है लड़ाई लड़े है उसमें वो बैकफुट पर आया है।
दूसरे तरफ अगर देखते हैं कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस की सरकार ने एक लापरवाही ये किया कि उसने लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं था, उसने उस बेल्ट में जाना ही छोड़ दिया जैसे पहले किया, तो और उसी के कारण नक्सल बढ़े थे। और अभी भी पिछले 5 साल में उसने जाना छोड़ दिया, तो नक्सलियों को अपना बेस बनाने में फिर एक मौका मिल गया। लेकिन अब हम फिर जब हमारी सरकार आई तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसके कारण से आज मैं जो कह सकता हूं कि ये नक्सली जब बैक फुट पर है और बहुत सीमित जगह पर है, वो भी हम जल्दी खत्म कर लेंगे। हमारा लक्ष्य भी हमने तय किया। ठीक है, नवीन जी में जवाब ले लेते। चंद्रशेखर जी जवाब। विकास, विश्वास और सुरक्षा के नाम पे एक नक्सल एंटी नक्सल अभियान चलाया था। कहा गया था कि हम संवाद करेंगे, विकास के आखिरी छोर तक हम जाके विकास करेंगे और इस गंभीर समस्या, नासूर बन चुके समस्या का समाधान करेंगे। आंकड़े भले ही कहते हैं कि 68% की कमी नक्सल हमलों में हुई हो, लेकिन यथा स्थिति कुछ और ही बयां करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों की सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार की लापरवाही की वजह से नक्सली एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आ गए हैं। शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, आपकी बात का जवाब दूं कि नवीन भाई जवाब दूं, क्योंकि विचारों का जो विचलन है और शब्दों को कैसे तोड़ मोड़ों के प्रस्तुत किया जाता है, मुझे यह महसूस हो रहा है। हमको एक नक्सल ग्रस्त राज्य मिला था जो 2 जिलों से बढ़कर, नवीन भाई ने बहुत ईमानदारी से बता दिया कि बस्तर एक जिला था और 7 जिले थे, लेकिन मैंने तो देखा रायपुर डीडी नगर में भी हथियार मिला करते थे, अपराधी और नक्सलवादी पकड़ाया करते थे, भिलाई दुर्ग में पकड़ाए माओवादी। इनके शासनकाल में तो कलेक्टर को लेकर उठा के ले जाया करते थे। ये संवाद की बात करते थे, उस समय जो उन्होंने झूठे वादे नक्सल के वो आखिरी तक पूरे नहीं, आखिरी तक आदिवासी छूट नहीं पाए, ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी। वो तो हमने चालू किया। हमने वास्तव में विकास और विश्वास के साथ नक्सल मुक्त करने का प्रयास किया और जिसके कारण ये हुआ कि सुकमा का एक हिस्सा तक हमने नक्सलियों को ढकेल दिया और नक्सली मुक्त राज्य बनाने की दिशा में हम लगभग तैयार भी हो गए थे और सफल भी हो गए थे। हमने लोगों को विकास कराया, वहां पे सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, जितने पोटा कैबिन बंद हो गए थे, जितने स्कूल बंद हो गए तो वो हमने चालू किया, वहां रोजगार दिया और जिसका परिणाम ये था कि लोग नक्सलियों से दूर जाने लगे। भाजपा सरकार आई, ये इनके बनाए लोग थे, इन्होंने उनके माध्यम से झीरम कराया था, इनके माध्यम से लोग फले फूले पनपे थे, क्योंकि उनकी आड़ में भाजपा और भाजपा के नेता चोरी किया करते थे। परिणाम यह हुआ कि भाजपा आई और प्रोत्साहित होके वापस दूसरे राज्यों से, आंध्रा से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ आए और क्या हुआ हर्ष, इन्हीं के बनाए कैंपों में अटैक कर दिया इन्होंने। और इसका ये परिणाम सामने है। ये लड़ेंगे मारेंगे बात यदि पूरे वास्तव में कर लें तो काबिल तारीफ है, लेकिन इनकी जबान में और नियत में दोनों में खोट है। मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नवीन जी कर लेता हूं। शशांक जी, राज्य गठन के साथ ही हमें विरासत में नक्सलवाद, माओवाद मिला। 24 साल बीत गए, आज भी उस समस्या को उतना ही नाजुक व गंभीर माना जा रहा है जितनी इस समस्या को 2000 के साल में माना गया। क्या खात्मे का कोई रास्ता आपको नजर आता है? सरकारें आई और गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए अवधेश जी, ऐसा है कि जब राज्य बना था उसके पहले का जो नक्सलवाद था और राज्य बनने के बाद का जो नक्सलवाद है उसमें बहुत बुनियादी अंतर है। हमको ये बात जानना होगा कि सबसे पहला जो बड़ा अटैक हुआ था जिसमें एक एडिशनल एसपी भास्कर दीवान शहीद हुए थे, वो राज्य बनने के ठीक मुहाने पर हुआ था। 2000 में अप्रैल के महीने में ये घटना घटी थी। तो उसके पहले जो है ना, नक्सली अंदर ही अंदर अपना काम करते थे, हिंसक नहीं थे। तो जब इनकी हिंसा बढ़ी और 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद एक सलवा जुडुम शुरू हुआ। सलवा जुडुम के कारण एक तरह से फोर्स और नक्सली एक दूसरे के सामने सामने आए, इसलिए हमको उसकी भयावह स्थिति अगले 7, 8, 10 वर्षों में दिखाई देता है। देखिए, आज पूरे देश में या 2014 के पहले की स्थिति को अगर आप देखें तो पूरे देश में ये ही स्पष्ट नहीं था कि नक्सलवाद या माओवाद जो है वो समस्या क्या है, वो एक कानून व्यवस्था की समस्या है या सामाजिक आर्थिक समस्या है। तो राजनीतिक दलों में, जिसमें कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनके में ये समस्या को लेकर एकजुटता नहीं थी, एक रूपता नहीं थी। हम जानते हैं कि राज बब्बर एक बार चुनाव प्रचार करने आए थे तो उन्होंने कह दिया था कि नक्सली तो क्रांतिकारी हैं। तो ये इस तरह से जो द्वंद्व था विचारों को लेकर, उसके कारण उसके समाधान को लेकर कोई बहुत स्पष्टता नहीं थी।
लेकिन मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो 2004 से 2014 के बीच में इस नक्सलवाद, इस माओवाद को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने खड़ा किया। अब समस्या ये है कि 2018 से 23 तक चीजें सामान्य रही। उसके पीछे कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसका समाधान बहुत सोच समझकर करेंगे, स्थानीय लोगों से बातचीत करके करेंगे, और वो बातचीत कितनी हुई, कैसे हुई, ये तो नहीं पता, लेकिन इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि चूंकि कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, फोर्स अंदर नहीं घुसी, वो शांत रहे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत किए। अभी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो जब चुनाव प्रचार में आए थे तो बार बार कहते थे पूरे देश में 62% जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां से नक्सलवाद का सफाया हो गया है, केवल एक राज्य छत्तीसगढ़ में रह गया है। तो मुझे लगता है कि स्पष्टता आ गई है, ये कानून व्यवस्था की समस्या है। और अगर चर्चा कर, जब हम बड़े बड़े आतंकवादियों से चर्चा कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से चर्चा कर सकते हैं, तो नक्सली तो हमारे देश के ही भटके हुए नौजवान हैं, एक विचार से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी चर्चा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। और अगर न हो तो इसे कानून व्यवस्था की समस्या मानकर बहुत कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस बात को कोट कर देता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के द्वारा टेलीफोन पे भी बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन माओवादियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैं कोट करके कह रहा हूं कि माओवादियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया। इस पर जवाब दे दीजिएगा। दूसरा ये कि नक्सलियों का प्रतिनिधि करेगा कौन? क्या नक्सलियों के जो अलग अलग संगठन, अलग अलग, उनका प्रतिनिधित्व कोई एक करेगा और उनकी सुरक्षा, उनको विश्वास में कैसे लिया जाएगा? बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखिए अवधेश जी, मैं इसको 2-3 भागों में बता रहा हूं कि एक तो जो छत्तीसगढ़ बनने के पहले जो कांग्रेस की सरकार लंबा समय तक चला, तो कांग्रेस के सरकार लंबे समय तक चला तो उसी में तो नक्सलवाद पनपा है, और उसी के कारण तो पूरा ये समस्या खड़ी हुई है। उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया, ना ही उसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ा। तो ये साठगांठ एक तरह से उन लोगों की भी। दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो भूपेश बघेल जी 5 साल के लिए अगर मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उसने क्या कहा? हम वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और विश्वास जीतेंगे तो नक्सल खत्म होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, आपने भी देखे 5 साल, कि ना वो डेवलपमेंट वहां कर पाए, ना वो वहां के लोगों का और ना ही किसी का वहां विश्वास जीत पाए, और ना ही वहां वो वार्ता कर पाए। आज उसका परिणाम क्या हुआ कि वहां कांग्रेस की सरकार जो थी वो बिल्कुल नकारा गया। अब तीसरे तरफ ये है, जो बड़ी बातें मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, कि छत्तीसगढ़ में हमने जो लड़ाई स्टार्ट किया था, अब भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने उसको ब्रेक कर दिया। वो अंदर भी नहीं घुसा। हमने, सुनिए ना अवधेश जी, एक बात बोल रहा हूं मैं, हम जो वहां कैंप लगाए, अभी नया कैंप खोले, तो उससे दहशत में अंतिम छोर पर हम नया कैंप खोल रहे हैं ताकि उसको सफाई कर। 2-3 वर्षों में हम छत्तीसगढ़ से भी नक्सल, ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। नवीन जी, मैं नवीन जी जवाब ले लेता हूँ। नवीन जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। चंद्रशेखर जी, 2 गंभीर सवाल उठे हैं आपके 5 साल के सरकार और उससे पहले 2003 से पहले की आपकी सरकारों पे, कि नक्सलियों से साठगांठ की वजह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनपा। आप भीतर गए ही नहीं, मुठभेड़ हुआ ही नहीं, तो आंकड़े में तो कमी आना स्वाभाविक है। इस पे जवाब दे दीजिए। और बतौर विपक्ष क्या कुछ ठोस रणनीति होना चाहिए, इस पे भी सुझाव दे दीजिए। जी देखिए अवधेश जी, शशांक भैया ने बहुत सारी बातें बताई और बहुत प्रासंगिक बातें बताई, जिसमें एक चीज ये थी कि माननीय अमित शाह जी ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ पर बचाव, पर ये नहीं बताया उन्होंने कि छत्तीसगढ़ के कार्यप्रणाली की उन्होंने तारीफ की थी। भूपेश बघेल सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों की, रीतियों की, काम करने के तरीके की उन्होंने तारीफ की थी। और अखबारों में बड़े बड़े छपे थे कि अमित शाह जी ने पीठ थपथपाई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब रह गई बात नवीन भाई की कि इनको हम अंदर घुसे नहीं। अरे आज जिस सिलगेर में जाके भाई विजय शर्मा ने बैठक ली, वो नस्ली सीआरपीएफ का तो कांग्रेस की देन है। वहां पे उन्होंने विरोध किया था। हमने वहां के पब्लिक को, वहां की आदिवासी जनता को सामने खड़ा करके नक्सलियों का विरोध कराया और अंततः हुआ ये कि बगैर एक गोली चला नक्सलियों को वो जगह सिलगेर छोड़नी पड़ी थी। कई दिन धरना प्रदर्शन चला, याद होगा उधर जी, कई डिबेट हुए इसमें, लेकिन एक गोली नहीं चली क्योंकि स्थानीय आदिवासी भाइयों ने हमारा साथ दिया था। तरीका काम करने के, उनको विकास पसंद था, उनको स्कूल पसंद था, उनको पोटा केबिन पसंद था, जहां उनको मध्याह्न भोजन मिलता था, जहां उनको रहने मिलता था।
आपने तो सारे स्कूल पोटा केबिन बंद कर दिए थे, हमने सड़क बनाई, बिजली पहुंचाया। हमारे समय की व्यवस्था की वजह से नगर नान प्लांट लोहाड़ीगुड़ा में लगने गया और जिसका उद्घाटन करके अब आप बेचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हमारी देन थी। वहां के लोगों को धान का पैसा मिला, धान का रकबा बढ़ा, गांव गांव में सहकारी बैंक खुले और सहकारी आपके सोसाइटियां खुली। ये हमारी देन थी कि आज सुकमा का भी किसान, चिंता गुफा के किसान धान बेचता है और पैसा प्राप्त करता है, चाहे वो, और आप बताते थे कि ऑनलाइन प्राप्त करता है, ऑनलाइन ही जाता था वो पैसा और उसको निकालता कैश था वो। तो ये तो हमारी देन थी। तो आप इस प्रकार, और सलवा जुडूम आपने पूछा ना, शशांक भाई बताना भूल गए, जिसको मैं बता देता हूं, नवीन भाई नहीं बोल पाए, इसको मैं बता देता हूं। सलवा जुडूम के नाम से आपने सारे आदिवासियों को इकट्ठा करके कैंप में मानवीय त्रासदी, यातनाएं देते हुए लगभग जेल में बंद कर दिया था और पूरा बस्तर खाली छोड़ दिया था नक्सलियों के लिए, और मिलके कमाओ खाओ योजना में काम चल रहा था। तो ये मिलके कमाओ खाओ योजना से नक्सली बढ़े थे, जिसको हमने विकास से और विश्वास से कम किया था। लेकिन फिर इनकी सरकार आई और इनको प्रोत्साहन मिला और ये पुनः ये स्थिति निर्मित होने जा रही है। मैं एक बार शशांक जी का शशांक जी, सरकारें आई गई, दावे और वादे अपने जगह है। दोनों ही दल के जो नुमाइंदे हैं, दोनों ही दल के जो जिम्मेदार नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी नीतियां बेहतर थी, उनकी नीतियों की वजह से नक्सली बैकफुट पे गए और दूसरे की नीति के, गलत नीति के कारण नक्सली फ्रंट फुट पे आए। लेकिन सवाल यह है ना कि आखिरकार इस समस्या का समाधान होगा कैसे? 2-3 सवाल यह है कि भौगोलिक स्थिति को लेकर आज भी छत्तीसगढ़ अभेद अबुझ माना जाता है, आज भी वहां की दुर्गमता को भेदना बेहद कठिन है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या सरकार की नीयत और सरकार का मकसद होना चाहिए इस गंभीर समस्या को समाप्त करने के लिए? अवधेश जी, हम अभी तक नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, उसमें हम राजनीतिक स्तर पर दो अलग अलग हम खेमे में बटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस हो, नक्सल हो, राजनीतिक दलों के बीच का मतभेद हो, लेकिन एक बहुत अहम सवाल यह है कि उस क्षेत्र में पीस कौन रहा है। वहां तो जनजाति जो समुदाय है वो परेशान है, वो दोनों की गोलियों का शिकार हो रहा है, वो दोनों की राजनीति का शिकार हो रहा है। हमको उनको ध्यान में रखकर ये विचार करना चाहिए। मुझे याद है एक बहुत विशेष एक दिन का विधानसभा में सत्र हुआ था जिसमें नक्सलवाद को लेकर दिन भर चर्चा हुई थी, क्लोज डोर चर्चा हुई, क्लोज डोर मीटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद, माओवाद इस देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है और सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो नक्सलवाद और माओवाद है। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति करने के बजाय दोनों ही पार्टियों को इसके समाधान के लिए, चाहे वो बातचीत से हो या कठोर कार्रवाई से हो, दोनों को मिलकर करना चाहिए। नहीं तो झीरम का दंश कांग्रेस ने भी झेला है और पिछले 5 सालों में कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी हत्या इन्हीं नक्सलियों के किया है। ये नुकसान राजनीति का हो रहा है, वहां की आदिवासी जन भाइयों का हो रहा है। इसका समाधान उनके कल्याण, उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए 2006 ही यूपीए सरकार, जिस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र बार बार आवे, तो 2006 का वो वर्ष था जब इस गंभीर समस्या को राज्य सूची से बाहर मानते हुए एक ऐसी समस्या मानी गई जिसके लिए केंद्र में अलग से प्रखंड बनाया गया। उसके बाद ही जो राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए पहल शुरू की गई। नवीन जी, आप जवाब देना चाहते थे, आप जवाब दे दीजिए। लेकिन सवाल फिर से एक बार मेरा यही है कि साहब, आपने 15 साल तक शासन किया, आखिरकार इस नासूर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? और 19 अक्टूबर 2023 जगदलपुर की वो सभा जहां पे देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से माओवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। कुछ आंकड़े भी वो रख देते हैं। देखिए अवधेश जी, मैंने आपसे कहा कि जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सल समस्या है वो कांग्रेस की देन है, लेकिन हमने लड़ाई लड़ा ना। आज जैसे कांग्रेस के साथी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि भाई एक तरफ सरगुजा बेल्ट में हमने उस समस्या को समाप्त किया, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि भाई उस माओवादियों को खदेड़ते हुए एक बॉर्डर की सीमा में समेटे हैं। अब माननीय गृह मंत्री जी जो हमारे आए थे और उनने जो प्लानिंग की है, वर्किंग की, और फोर्स को, पैरामिलिट्री फोर्स को भी अब वो स्टेबल कर रहे हैं, तो वो कैंप हमारे अब अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही बौखलाहट जो अभी जो बीच में घटना हुई वो वही बौखलाहट है। तो हम बहुत जल्दी, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 3 वर्ष के अंदर हम ये समस्या को समाप्त करेंगे, तो हम उसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम ये सारी चीजें समाप्त कर सकते हैं। 3 साल का डेडलाइन बीजेपी के प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति ने कह दिया कि 3 साल के भीतर छत्तीसगढ़ से माओवादी,
नक्सलवादी समस्या का समाप्ति जो है खात्मा हो जाएगा? अवधेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर ये तो स्वागत योग्य बात है और बहुत अच्छी बात है कि 3 साल की डेडलाइन दे रही। मैं तो बोल रहा हूँ जनता ने आपको 5 साल का अवसर दिया, 5 साल में खत्म कर दीजिए। देखिए, केंद्र की साथ सरकार भी आप ही की है, राज्य की सरकार भी आप ही की, डबल इंजन की सरकार है। आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपका पूरा साथ देंगे, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते। हम तो खुद चाहते हैं कि नक्सली जैसे समस्याओं से इस राज्य को, इस देश को मुक्ति मिले और इस विषय में हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम आपके साथ है। लेकिन भाई साहब, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आपके शासनकाल में 36 में से 32 जिले तक नक्सल फैला था और आप लोग सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर नूरा कुश्ती ना करना, काम करना और काम करके दिखाना। मेरी आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल, मैं शशांक जी का, मैं नवीन जी आऊंगा, एक बार शशांक जी का मैं रुक कर। शशांक जी, राजनीतिक दलों में मतभेद, मत भिन्नता और समस्या को लेकर अलग अलग विचार ये आमतौर पे देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरह से नवीन जी ने 3 साल का डेडलाइन दिया और चंद्रशेखर जी ने स्वागत किया कि इस पे स्वागत योग्य कदम है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। शायद डबल इंजन की सरकार का जिक्र भी इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रबोधन सत्र में आते हैं। 21 जनवरी को जब वो विधानसभा पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहले वो LWE की बैठक लेते हैं, उसके बाद विधायकों को संबोधित वो करते हैं। क्या संदेश इसे माना जाए? देखिए, ये बात तो तय है अवधेश जी, 2003 में ये जो पीपल्स वॉर ग्रुप है और MCC है, इन दोनों को मिलाकर एक जो CPI माओइज्म बना है, आज नेट पर हर जगह आप देखेंगे इसके सारे दस्तावेज उपलब्ध है। भारत देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और भारत के इस तमाम वैचारिक एक जो क्रांति करने की जो इनकी योजना है वो इतनी खतरनाक है कि इनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई करने की जरूरत अवश्यम भावी है। लेकिन वो जिस क्षेत्र में है उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, सिलगेर की बात कर रहे थे अभी हमारे चंद्रशेखर भाई, सिलगेर में उनकी साजिश क्या थी? भोले भाले जनजाति हमारे भाइयों को उन्होंने सामने कर दिया था और वहां वो कैंप के खिलाफ में, पुलिस के खिलाफ में धरना, जिसकी गोली चली और 3 हमारे जो बेचारे निर्दोष जनजाति मारे गए। तो ये जो नक्सली और माओवादियों की रणनीति होती है, ये महिलाओं को, बच्चों को और निरीह लोगों को सामने करते हैं। तो खतरा केवल यही है कि केवल अगर कठोर कार्रवाई की जाएगी तो हमारे जनजातीय समाज पर इसका असर न पड़े, निर्दोष लोग न मारे जाएं। इसलिए चर्चा भी आवश्यक है, लेकिन अगर न माने तो कठोर कार्रवाई अवश्यम भावी है। बिल्कुल नवीन जी, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इस तस्वीर को जरूर याद रखिएगा कि हाल ही फिलहाल में ही सुकमा में ही एक गंभीर घटना घटी। क्रॉस फायरिंग में 6 माह की बच्ची को गोली लग गया, बच्ची की मौत हो गई। माना जाता है कि मां की गोद से सुरक्षित दुनिया में कोई स्थान नहीं। वो बच्ची मां की गोद में थी, 6 माह की बच्ची, क्रॉस फायरिंग में गोली लगी, उसकी मौत हो गई। अगर आप नक्सलियों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो किसी वर्दी में, किसी खास पोशाक में नहीं, कैसे आप घुस के बिना संवाद के आप खात्मा कर देंगे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जैसे अभी आप लोगों ने चंद्रशेखर जी ने कहे कि भाई जब सलवा जुडूम को लेकर और सरकार जब हम नक्सलियों से लड़ने के लिए जब तैयार हुए तो यही कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट लोग जो न्यायालय में जाकर उसको ब्रेक करने लगे। हम तो वही तो चाह रहे थे, जो सलवा जुडूम के जो लोग हैं जो नक्सली के खिलाफ खड़े होंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये उनके खिलाफ है और नक्सली जो है अलग हो जाएगा, तभी तो हम उस पर अटैक करेंगे। लेकिन इसने हमको तो वो मौका भी नहीं दे रहे थे। हाँ, और इन लोगों ने तो उस पर राजनीति करना शुरू कर दिया। आज उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि हम पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम वो लक्ष्य को पूरा कर लेते। लेकिन अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं, नवीन जी समाप्त करना पड़ेगा। मैं 10 सेकंड के लिए चंद्रशेखर जी के पास जाऊंगा। चंद्रशेखर जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं समाप्त करूंगा। सलवा जुडूम को उचित बता के तुगलकी निर्णय को उचित बताना। देखिए, आदिवासियों को आपने आदिवासी जो लोग हैं वो स्वयं और आपने लड़ाई खुला लड़ रहे हैं, मैदान तो दे इसको दिया। क्या तकलीफ खुला है मैदान भाई? दिया। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नवीन जी, चंद्रशेखर जी, नवीन जी, चंद्रशेखर जी, नवीन जी, चंद्रशेखर जी, नवीन जी, चंद्रशेखर जी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुझे समाप्त करना पड़ेगा, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नवीन जी आपका शुक्रिया, चंद्रशेखर जी आपका शुक्रिया, शशांक जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ को विरासत में मिली इस नक्सली समस्या का समाधान के लिए 3 साल की एक वैचारिक सांकेतिक तौर पर डेडलाइन तो तय कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति होगी, कैसे जमीन पे इसे उतारा जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे इसको सक्सेस किया जाएगा, एक आज भी गंभीर सवाल बना हुआ है कि लोगों का विश्वास
मस्जिद के जो आदिवासी पिसे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे, जो बेमौत मारे जा रहे, बिना कारण के मारे जा रहे, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? कई सारे गंभीर सवाल है। लेकिन यह जरूर है कि एक संवाद के लिए एक नए तरीके का प्रस्ताव रखना सरकार की ओर से इसे माना जा सकता है कुछ देर के लिए कि यह सकारात्मक पहल है। लेकिन इस सकारात्मक पहल का साथ और उसके बाद विश्वास, विकास और उसके बाद समाधान कैसे होगा, यह भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।